वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बप्पा फिजिक्स। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आज हम लोग उस दिन हम लोगों ने इंटरफेरेंस ऑफ लाइट पर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन किया था, YDSC यानी यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। उसी के आगे हम लोग बढ़ेंगे आज, जिसके तहत हम लोग डिस्कस करेंगे resultant intensity due to the superposition of two interfering beams, या दूसरे तरीके से भी इसको पूछा जाता है मैथमेटिकल एनालिसिस ऑफ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट यानी YDSC। इस टॉपिक पर हम लोग पूरा डिस्कशन करेंगे, इसको कंटिन्यू करेंगे। बस आपको थोड़ा सा छोटा सा काम ये करना है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए इसको। बस ये छोटा सा काम आप कर लीजिए, सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे। अलग से नोट्स बनाने की आपको जरूरत नहीं है, एक एक पॉइंट आपको यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा, क्लियर किया जाएगा। तो आइए चलते हैं हम लोग अगर अपने टॉपिक पर। उस दिन हम लोगों ने जो YDSC किया था यानी यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट किया था, उस टॉपिक को थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, जिससे आप हमारे इस टॉपिक में यानी अगले टॉपिक में शामिल हो जाएं। तो रिवीजन के तहत हम लोग YDSC में क्या था, दो स्लिट्स ले ली गई थी, उन पर जब लाइट को इंसिडेंट करा गया, मोनोक्रोमेटिक लाइट। मोनोक्रोमेटिक हमने बताया था कि मोनोक्रोमेटिक मतलब होता है एक रंग का प्रकाश। इंटरफेरेंस की एक कंडीशन है कि दो सोर्स का होना जरूरी है। जब तक दो सोर्सेज से लाइट पास नहीं होगी तब तक इंटरफेरेंस फिनोमेना हम नहीं दिखा पाएंगे। इंटरफेरेंस की डेफिनेशन ही ये कहती है। डेफिनेशन के तहत आपने ये कहा था कि जब भी कोई दो कोहेरेंट सोर्सेज से सेम एम्पलीट्यूड की, लगभग सेम फ्रीक्वेंसी की वेव्स किसी माध्यम में एक साथ चलती हैं या एंटर करती हैं, ट्रेवल करती हैं या एंटर करती हैं, तो आपस में झगड़ती हैं यानी इंटरफेयर करती हैं। और इंटरफेरेंस के फलस्वरूप यानी रिजल्टेंट आपको अगर स्क्रीन रख दी जाए तो वहां पर कहीं कहीं पर आपको डार्क पॉइंट्स और कहीं कहीं पर आपको ब्राइट पॉइंट्स मिलते हैं। यही फिनोमेना हमारा इंटरफेरेंस था। और ये इंटरफेरेंस फिनोमेना जो यंग्स महोदय ने अपने एक्सपेरिमेंट किया, वो हाइगन्स के हाइगन्स की वेवलेट थ्योरी के आधार पर किया। द्वितीयक तरंगिकाओं का सेकेंडरी वेवलेट थ्योरी के आधार पर उन्होंने इसको किया। सेकेंडरी वेवलेट थ्योरी क्या है, जल्दी से समझ लें कि सेकेंडरी वेवलेट थ्योरी के तहत जो हाइगन्स महोदय ने बताया कि जो जैसे ही आपकी रे किसी अपर्चर से बाहर निकलती है तो एक घेरा बनाते हुए बाहर, और उस वेव फ्रंट यानी तरंगागर का प्रत्येक पॉइंट एक लाइट सोर्स के तरीके से वेव होता है और वो घेरा धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। वही चीज यहां पर, तो यंग्स महोदय ने भी उसी चीज का, इन्होंने कहा कि हमको स्क्रीन पर कहीं कहीं पर मैक्सिमम इंटेंसिटी, कहीं कहीं पर मिनिमम इंटेंसिटी हमको मिल रही है। उसी चीज का हम लोग आज डिस्कस करने जा रहे हैं कि जो इंटरफेरिंग बीम्स हमारी थी, उन पर अगर हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगाते हैं तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी हमारी क्या होगी। देख लीजिए हमने क्या किया, आपको कंसीडरेशन करना, सिंपल सा कंसीडरेशन करना। एक हमने S यानी सोर्स ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट ले लिया। मोनोक्रोमेटिक लाइट बता चुके हैं, एक रंग का प्रकाश, कोई भी एक रंग का प्रकाश हो, मोनोक्रोमेटिक लाइट। स्लिट यहां पर इसलिए हमने रख दी है कि स्लिट से जब पास आउट होती है राइट, तो वो उसकी जो इंटेंसिटी है वो बढ़ जाती है थोड़ी सी, या कह लीजिए शार्प हो जाती है, या पैरेलल आपको एक पाथ मिल जाता है उसके लिए। हमने क्या किया, यहाँ पर एक स्लिट रख दी मोनोक्रोमेटिक लाइट जो है सोर्स के पास, और वहां से जो लाइट हमारी निकल रही थी कुछ दूरी पर हमने, सम डिस्टेंस पर हमने दो स्लिट्स कंसीडर कर ली, S1 और S2। स्लिट हमने उस दिन बताया था आपको, सिलिंड्रिकल शेप, चीरा कह लीजिए लगा दिया। S1 और S2 की खास बात यह है कि पहली बात ये, इनके बीच के डिस्टेंस बहुत ही कम होती, वेरी क्लोज टू ईच अदर। और दूसरी खास बात यह है, S से दोनों की डिस्टेंस बराबर होती। तो S1 एंड S2
BEB, टू पैरेलल स्लिट्स, पैरेलल है दोनों, परपेंडिकुलर में नहीं लेंगे, वेरी क्लोज टू ईच अदर, एक दूसरे के साथ बहुत ही पास पास रखी हुई है, एंड इक्विडिस्टेंट फ्रॉम S, और S से दोनों की दूरी बराबर है। हमको क्या करना, क्या है इसमें करना, यह है कि इन दोनों से जो निकलने वाली वेव्स हैं हमारी, उनके थ्रू हमको रिजल्टेंट इंटेंसिटी पता करनी है इस स्क्रीन पर जो हमने कुछ दूरी पर रखी थी। अब हमको क्या करना है, टू फाइंड द रिजल्टेंट इंटेंसिटी एट पॉइंट P ऑन द गिवन स्क्रीन। अब देखिए, जैसे ही आपके पास ये चीज आती है कि हमको इस स्क्रीन पर इंटेंसिटी पता करनी है, तो इंटेंसिटी ऑफ वेव जो होती है वो पाथ डिफरेंस पर डिपेंड करती है, यानी कि कितना रे हमारी पाथ चल रही है, कितना रास्ता उसने तय किया है। अगर हम पॉइंट C की बात कर लें, इसमें सिंपल सा, अगर हम पॉइंट C की बात कर लें तो S1 से C और S2 से C, ये दोनों वेव्स हमारी इक्वल पाथ डिफरेंस ट्रेवल कर रहे हैं, और जब इक्वल पाथ डिफरेंस यानी कि पाथ डिफरेंस 0 है, तो हमको मैक्सिमम की कंडीशन मिलेगी। अभी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे इस चीज को। मैक्सिमम इंटेंसिटी हमको C पॉइंट पर मैक्सिमम मिलेगी। अब हमको C के ऊपर, C के नीचे किसी B पॉइंट को आप ऊपर भी ले सकते हो, नीचे भी ले सकते हो, हमको रिजल्टेंट इंटेंसिटी पता करना, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कम से कम दो वेव्स का आपको कंसीडरेशन करना ही करना है। हमने कंसीडर कर लिया दो वेव, एक S1P है, दूसरी S2P है। एक का एम्पलीट्यूड हमने A1 मान लिया, क्योंकि हमने वहां पर कहा था नियरली सेम एम्पलीट्यूड, लगभग बराबर, बराबर भी ले सकते हो आप, लेकिन हम यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट कर रहे हैं। एक का एम्पलीट्यूड हमने लिया है A1, स्मॉल A1, दूसरे का एम्पलीट्यूड हमने लिया है स्मॉल A2, with amplitudes of the waves originating from the slits S1 and S2। जो स्लिट S1 एंड S2 से वेव्स ओरिजिनेट हो रही हैं, यानी जहां से निकल रही हैं, उन वेव का हमने एम्पलीट्यूड कंसीडर कर लिया। एक का ले लिया A1, दूसरे का ले लिया A2। अब जाहिर सी बात है कि वो जब एक साथ जा रही हैं, मिलेंगी भले एक जगह जाकर के वहां पर मिलेंगे, लेकिन वो झगड़ा इंटरफेयर तो जरूर करेंगी। अब इनके बीच हमने कहा था अभी कि पाथ डिफरेंस हमको निकालना होता है, तो उसी से पता चलेगा कि हमारी इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी या मिनिमम होगी, डार्क होगा या ब्राइट होगा। तो द वेव्स रीचिंग एट P, यहां पर पहुंचने वाली वेव्स हैविंग डिफरेंट पाथ्स, अलग अलग पाथ से पहुंच रही हैं। देखिए, ये S2P, ये S1P। अब अगर इनके यानी कि पाथ डिफरेंस है इनमें, अब पाथ डिफरेंस हमको निकालना है। आपको जो बड़ा आपको पाथ लग रहा हो, S2P आपको बड़ी लाइन दिख रही है, S1P आपको छोटी लाइन दिख रही है, S2P से S1P सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। हमने क्या किया, दे हैव ए पाथ डिफरेंस। कितना पाथ डिफरेंस आ गया, S2P माइनस S1P। अब अगर पाथ डिफरेंस आ गया तो फेज डिफरेंस हम लोग निकाल सकते हैं। आपने पढ़ा होगा, थोड़ा सा हो सकता है जानकारी हो आपको इस बारे में कि फेज डिफरेंस इक्वल्स टू होता है 2 पाई अपॉन लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस, यानी कलांतर इक्वल्स टू होता है 2 पाई अपॉन लैम्डा इंटू पथांतर, पथों का अंतर और कलांतर। तो हमने डेल्टा यहां पर ले लिया फेज डिफरेंस, 2 पाई अपॉन लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस हम निकाल चुके हैं, S2P माइनस S1P। हो गया हमारे पास एक इक्वेशन, हमने इसको ले ली। अब देखिए भाई, अब आपके यहां पर जो P पर हमारी ये वेव्स पहुंच रही हैं, अगर इस पाथ डिफरेंस का हमको आगे कहीं जरूरत पड़ेगी तो हम अभी इसकी वैल्यू हम आगे लिख लें। लाल P पॉइंट पर जो हमारी वेव्स पहुंच रही है, अब ये वेव है, अगर ये वेव है हमारी तो कुछ इस तरीके से चल रही होंगी, कुछ इस तरीके से, यानी कि सिंपल हार्मोनिक मोशन करते हैं। अब पहली का डिस्प्लेसमेंट हमने मान लिया, दूसरी का डिस्प्लेसमेंट मान लिया, और सिंपल हार्मोनिक मोशन में डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन होता है x या y, जो भी आप लेना चाहो डिस्प्लेसमेंट को,
इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा। यहां पर हमने क्या किया, डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पी पर हमको पहुंचना है। सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रही है वेव्स S1 और S2 से, उन दोनों की इक्वेशन हमने लिख ली। y इक्वल्स टू a1 साइन ओमेगा टी और y2 इक्वल्स टू a2 साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा। एक में हमारा फिर दोनों के बीच, चूंकि हमारे पास जो है वो एक को हमने मान लिया सिंपल सा, लेकिन दोनों के बीच में हमारे जो है वो फेज डिफरेंस या पाथ डिफरेंस है, तो दूसरी हमने जो मानी उसमें हमने फेज डिफरेंस लगा दिया। अब देखिए, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, अध्यारोपण का सिद्धांत हमारा क्या कहता है कि दो या दो से अधिक तरंगें जब किसी माध्यम में एक साथ ट्रेवल करती हैं तो उनका रिजल्टेंट यानी परिणामी एम्पलीट्यूड की बात करें या डिस्प्लेसमेंट की बात करें, इक्वल होता है द सम ऑफ द ऑल द वेव्स इंडिविजुअल वेव्स, डिस्प्लेसमेंट्स ऑफ द ऑल इंडिविजुअल वेव्स, यानी कि जो उनका रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होगा वो उनके अलग अलग डिस्प्लेसमेंट के सम के इक्वल होगा। ने क्या किया, y इक्वल्स टू y1 प्लस y2 कर लिया। y1 हमने क्या माना था, साइन ओमेगा टी a1 और प्लस a2 साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा। अब क्या करेंगे, साइन a प्लस b का यहां पर हमने फॉर्मूला ओपन कर दिया, इसको हमने कुछ नहीं किया, a1 साइन ओमेगा टी प्लस a2 साइन a कॉस b यानी साइन ओमेगा टी कॉस डेल्टा और प्लस कॉस ओमेगा टी साइन डेल्टा। अब देखिए, साइन ओमेगा टी यहां भी है, साइन ओमेगा टी यहां भी, हमने कॉमन ले लिया, क्या आ गया, a1 यहां से बचेगा प्लस a2 कॉस डेल्टा यहां से बचेगा और प्लस a2 कॉस ओमेगा टी साइन डेल्टा, ये लिखा हमने, इक्वेशन 2 बना दिया इसको। अब हमको क्या करना है बेटा, इसको ये दिखाना है कि ये साइन a प्लस बी का फॉर्मूला बन जाए, क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के तहत जब भी आप रिजल्टेंट निकालोगे, दो या दो से अधिक वेव भले ही वो मिल रही हो, लेकिन उनका रिजल्टेंट जो आएगा वो भी एक सिंपल हार्मोनिक मोशन ही होगा, कि वेव की इक्वेशन ही होगी। उसके लिए a1 प्लस a2 कॉस डेल्टा को हमने a कॉस फाई, ये फाई और a जो है आर्बिट्रेरी है, ऐच्छिक है, a से आपको कोई दुश्मनी हो, b c d e f g h मान लीजिए, पाई से अगर आपको दिक्कत हो, थीटा मान लीजिए, डेल्टा मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, यहाँ पर नीटा जीटा कुछ भी, a2 साइन डेल्टा। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसकी जगह पर साइन फाई कर दिया और इसकी जगह पर कॉस फाई कर दिया। चलिए अब आगे। हाँ तो बेटा, हम लोगों ने अभी तक निकाल लिया था रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू y इक्वल्स टू साइन ओमेगा टी कॉमन ले लिया, a1 प्लस a2 कॉस डेल्टा और प्लस कॉस ओमेगा टी इंटू a2 साइन डेल्टा, इक्वेशन 2 था हमारा। a1 प्लस a2 हमने क्या किया, क्योंकि हमको इसको बनाना है साइन a प्लस b का फॉर्मूला, तो इसलिए हमने इस वाले ब्रैकेट को मान लिया a कॉस फाई, इस वाले ब्रैकेट इसको मान लिया हमने a साइन फाई। अब हम क्या करेंगे, a कॉस फाई और a साइन फाई यानी इक्वेशन 2, 3, 4 को हमने एक साथ ले लिया, या ये कह लीजिए कि हमने 3 और 4 से वैल्यूज उठा करके इक्वेशन नंबर 2 में रख दिया। a1 प्लस a2 कॉस डेल्टा की जगह पर हमने a कॉस फाई रख दिया और a2 साइन डेल्टा की जगह पर हमने a साइन फाई रख दिया। ये हमारे, हमने पहले ही कहा, ये आर्बिट्रेरी है a और फाई, इनको आप दूसरा कुछ ले सकते हो, थीटा भी ले सकते हो। इसके लिए आर्बिट्रेरी का मतलब होता है ऐच्छिक, इच्छा अनुसार, आपकी जो इच्छा हो। इसके जगह पर आपको कैपिटल आर भी आप ले सकते हो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड को। अब यहां पर देख लीजिए, a साइन ओमेगा टी इंटू a कॉस फाई हो गया प्लस कॉस ओमेगा टी इंटू a साइन फाई हो गया। अब हम a अगर कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में हो जाएगा साइन ओमेगा टी कॉस फाई प्लस कॉस ओमेगा टी साइन फाई, यानी साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b, यानी साइन a प्लस b का ये फॉर्मूला होगा। अब देखिए, हम लोग लेकर के चले थे अलग अलग, y1 इक्वल्स टू a1 साइन ओमेगा टी, y2 इक्वल्स टू a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, लेकिन प्लस डेल्टा, लेकिन हमारे पास यहाँ रिजल्टेंट जो हमने निकाला वो भी, यानी वो दोनों हमारी इक्वेशन थी सिंपल हार्मोनिक मोशन की। जब ये मिलेंगे जो रिजल्टेंट वेव आएगी वो भी सिंपल हार्मोनिक मोशन ही होगी।
इसी चीज को हमको यहाँ, यही है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो ये भी एक इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक वेव का है। अब ये जो रिजल्टेंट हमारी आई है इक्वेशन, इसका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड हमारा ए है, जो हमको पॉइंट पी पर मिल रहा है। अब इसी से हमको वैल्यू नहीं, क्योंकि इंटेंसिटी के वैल्यू बगैर एम्पलीट्यूड के तो हम नहीं निकाल सकते। इंटेंसिटी की वैल्यू हमको एम्पलीट्यूड के तहत ही निकालनी। तो अब देखिए क्या करेंगे, P पर हमको रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड की वैल्यू निकालनी है। अब इसके लिए क्या करिए, इक्वेशन 3 और 4 का हमने यूज किया, दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर दिया। स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशंस 3 एंड 4 दोनों तरफ कर देंगे हम। तो देखिए इधर a1 प्लस a2 कॉस डेल्टा का होल स्क्वायर प्लस a2 साइन डेल्टा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई इसका प्लस a स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई इसका। होल स्क्वायर ओपन कर दीजिए, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर डेल्टा प्लस 2a1 a2 कॉस डेल्टा a प्लस b का होल स्क्वायर हो गया, a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर डेल्टा यहां से हो गया, और इक्वल्स टू देखिए a स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में आ गया कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। तो ये हो गया a स्क्वायर। अब इसको हम इधर ले आए हैं, कोई दिक्कत नहीं, उधर तक रखिए चाहे इधर रखिए, इक्वल टू में है। तो a स्क्वायर इक्वल्स टू हो गया a1 स्क्वायर, ये देखिए। अब इसमें देखिए a2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर डेल्टा यहाँ है, a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर डेल्टा यहाँ है, a2 स्क्वायर आप कॉमन ले लोगे, ब्रैकेट में आ जाएगा कॉस स्क्वायर डेल्टा प्लस साइन स्क्वायर डेल्टा, फिर वही चीज कॉस स्क्वायर डेल्टा प्लस साइन स्क्वायर डेल्टा इक्वल्स टू 1 हो गया। तो अब आपके पास बचा a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 ये वाला कॉस डेल्टा। ये हमारा रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का आ गया है वैल्यू। अब देखिए इंटेंसिटी, ये कॉमन सा एक फॉर्मूला है कि जो इंटेंसिटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। ये हम लोगों ने बेसिक में पढ़ा हुआ है पहले, आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड हमारे यहाँ पर ए स्क्वायर, या अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन के ए स्क्वायर, के को यूनिटी मान लेते हैं हम मैक्सिमम के लिए, तो के को हमने यूनिटी मान लिया तो हो गया आई इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर। अब आई की ए स्क्वायर की जगह पर हमने आई रख दिया, तो आई इक्वल्स टू a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस डेल्टा। ये हमारी रिजल्टेंट इंटेंसिटी आ गई है एट पॉइंट पी पर। अभी हमको ये नहीं पता है कि ये मैक्सिमम है या मिनिमम है, इसकी वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, इसकी वैल्यू मिनिमम कब होगी, जहां पर डेल्टा की वैल्यू आपकी वही है 2 पाई लैम्डा इंटू h2p माइनस s1। अब कंडीशन हमारी क्या है इसकी, मैक्सिमम कब होगी कब मिनिमम होगी, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे अगले सेशन में। हाँ तो बेटा हम लोगों ने रिजल्टेंट इंटेंसिटी निकाल लिया। अब रिजल्टेंट इंटेंसिटी पॉइंट पी पर तो हमको मिल गई, अब वहां पर मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा, इसके लिए हमको कंडीशन लगानी पड़ेगी, क्योंकि हमारे पास जो पाथ डिफरेंस या जो फेज डिफरेंस आया है उसी के बेस पर बिहाफ पर हम लोग पॉइंट पी पर डिस्कस कर पाएंगे कि हमारा पर मैक्सिमम इंटेंसिटी है या मिनिमम। तो कंडीशंस फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा कह लीजिए, या कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कह लीजिए। अब देखिए सबसे पहले हम लोग मैक्सिमा की बात करेंगे कि कब हमको वहां पर मैक्सिमा मिलेगा और कब हमको मिनिमा मिलेगा, यानी कब हमको डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा या कब हमको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा। हमने कहा था जब वो झगड़ेंगे, जब दोनों मिल जाएंगे तब हमको मैक्सिमम मिलेगा, और जब खत्म हो जाएंगे तो मिनिमम मिलेगा। हमारे पिछले जो वीडियोस हैं उनका मैं आपको लिंक दे दूंगा, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट की डेफिनेशन और YDSC एक्सपेरिमेंट दोनों का लिंक मैं आपको दे दूंगा। वो दोनों पहले आप जान लीजिए, पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा, उसके बाद फिर ये समझ पाएंगे। तो सबसे पहले कंडीशन फॉर मैक्सिमम, या हम जिसको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कह सकते हैं, तो देख लीजिए हम लोगों ने अभी निकाला था ये वैल्यू I इक्वल्स टू a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस डेल्टा। अब इसकी वैल्यू मैक्सिमम कब हो सकती है, डेल्टा पर डिपेंड करेगा, हमने अभी आपसे बताया। तो डेल्टा की वैल्यू +1 जब हम रख देंगे तभी इसकी वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी।
तो डेल्टा कॉस डेल्टा की वैल्यू +1 हमने रखा, या डेल्टा की वैल्यू +1 कब कब हो सकती है? 0 पर +1 होगी, 2 पाई पर +1 होगी क्योंकि पाई पर -1 होती है, 4 पाई पर +1 होगी, यानी 2n पाई पर हमारे पास 2n पाई पर +1 होगी। अब डेल्टा हमने पहले निकाल लिया था, डेल्टा इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस होता है। तो हमने क्या किया, डेल्टा की जगह पर 2 पाई अपॉन लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस इक्वल्स टू 2n पाई हो गया, 2 पाई कैंसिल हो गया, पाथ डिफरेंस आ गया n लैम्डा। यहाँ पर n की वैल्यू 0 1 2 3 हो सकती है। इसका मतलब ये कि पाथ डिफरेंस दोनों के बीच का अगर n लैम्डा है इक्वल टू, तो हमको मैक्सिमम की कंडीशन मिलेगी। यानी n इक्वल्स टू 0 पर, हमने अभी आपको फिगर में बताया था, C पॉइंट पर दोनों के बीच का 0 होगा, तब हमको मैक्सिमम की कंडीशन मिलेगी। अब मैक्सिमम इंटेंसिटी के लिए पाथ डिफरेंस एन लैम्डा हमने निकाल लिया, आई मैक्स की वैल्यू cos डेल्टा की वैल्यू हमने यहां पर 1 रख दी, तो आई मैक्स की वैल्यू आपकी आ गई a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर बन गया हमारा। यानी मैक्सिमम इंटेंसिटी पर हमको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। हाँ, तो हम लोगों ने बेटा कंडीशन मैक्सिमा की निकाल ली, अब हमको मिनिमा की निकालना है, या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हमको निकालना है। उसके लिए फिर उसी तरीके से हमारे पास रिजल्टेंट इंटेंसिटी की वैल्यू है। मिनिमा के लिए आपके पास फॉर मिनिमम इंटेंसिटी कॉस डेल्टा की वैल्यू हमारे पास -1 हो जाएगी। -1 रख देंगे इसमें, तो नेगेटिव यानी कम हो जाएगी वैल्यू इसकी। +1 रखा था, ज्यादा हो गई थी हमारे पास। फिर डेल्टा, ये जब आप इसका कर्व तैयार करेंगे तो आपको ये पता चलेगा, पाई 3 पाई यानी पाई की वैल्यू -1 होती है, 3 पाई की वैल्यू 5 और 5 पाई की वैल्यू -1 होती है। यानी जब आप कोई वेव को इस तरीके से बनाते हैं तो यहां से लेकर के यहां तक का जो वैल्यू है हमारी वो पाई होती है। तो इस तरीके से हम जब इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व अभी बनाएंगे तब ये पता चल जाएगा आपको कि वास्तव में हमारी मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी कैसे कैसे। तो आप देखिए, इसकी वैल्यू 2n+1 पाई रख सकते हैं हम, n की जगह पर आप 0 1 2 3 रखिए, ये वैल्यू आती चली जाएगी आपकी। पाथ डिफरेंस, हमका फेज डिफरेंस का फॉर्मूला हमारे पास था, हमने रख दिया, पाई पाई कैंसिल हो गया, पाथ डिफरेंस आ गया 2n+1 लैम्डा बाई 2। मैक्सिमम के लिए होता है एन लैम्डा के इक्वल, मिनिमम के लिए होता है 2n+1 लैम्डा बाई 2 के इक्वल, n इक्वल्स टू 0 1 2 3। तो हम रख दी वैल्यू, so we get minimum intensity at path difference 2n+1 lambda by 2। आई माइन की वैल्यू हमारे पास अब आ गई a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर माइनस 2a1 a2, यानी a1 माइनस a2 का होल स्क्वायर। मिनिमम इंटेंसिटी के लिए हमारे पास डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहा जाता है, जहां पर आपकी दोनों जब मिल जाती हैं तो दोनों की जो एम्पलीट्यूड है वो मिनिमम, यानी यहां पर अगर इक्वल कर दीजिए आप इन दोनों को तो इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी, यानी मिनिमम इंटेंसिटी डिपेंड करेगा कि उन दोनों का एम्पलीट्यूड कितना है। तो आज का लेक्चर यहीं तक।